से चलिए। हेडिंग डाल लीजिए भाई, निर्वाचन या इलेक्शन। जहाँ तक निर्वाचन की बात है या इलेक्शन की बात है, पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि निर्वाचन का प्रावधान आपका संविधान के किस पार्ट में दिया गया है। तो पहले तो भाग लिखिए, आजकल ऐसा क्वेश्चन बन रहा, लिखिए संविधान का भाग 15, संविधान का भाग 15 में दिया गया है निर्वाचन के बारे में प्रावधान। इसके बाद अनुच्छेद लिखिए, तीन 324 से लेकर 329A, 324 से लेकर 329A। देखिए इसमें आपका निर्वाचन का सिद्धांत और कहाँ समाहित है और निर्वाचन का मतलब क्या होता है। निर्वाचन का मतलब चयन या चुनाव भी कहा जाता है। तो इसमें आपका ये पूछा जाता है, कभी टीपीए में जाकर पूछता है कि टीपीए में निर्वाचन या चयन या डाकिन आप इलेक्शन कहाँ दिया गया है। तो कहीं अलग से लिखेंगे तो भाई लिख दीजिए टीपीए की धारा 35, वो निर्वाचन अलग है, दोनों एक नहीं है। टीपीए की धारा 35 में निर्वाचन का सिद्धांत दिया गया है। आगे हर जगह देंगे, बैठे हुए नहीं तो आगे आ जाइए। टीपीए की धारा 35 भी आप देख सकते हैं, दोनों निर्वाचन अलग अलग है। अब देखिए इसमें जो आपको पढ़ना है, आपका जो पहला क्वेश्चन बनता है, पहले तो सामान्य बातें समझिए तब आपका अनुच्छेद वर्ग शुरू किया जाए। देखिए आपका कह सकते हैं कि नियम ये है आपका कि भारत, अगर भारतीय संविधान के प्रियम्बल से आप शुरू करें, भारतीय संविधान की उद्देशिका में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा। और लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि लोकतंत्र में जनता संप्रभु होती है और जनता अपने मन से कौन शासन करेगा इस बात का निर्धारण करती है। और गणतंत्र का मतलब ये हुआ, यानी कि गणतंत्र का मतलब ये हुआ कि प्रमुख कौन होगा भारत का, यानी कि भारत का जो राष्ट्रपति होगा वह किसी वंश या जाति का नहीं होगा बल्कि चुना जाएगा। यानी कि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यानी कि लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, लोकतंत्र है भारत में। अतः ऐसी दशा में 3 लोग बैठे भरे पे, अतः ऐसी दशा में लोकतंत्र का आधार स्तंभ चुनाव है और ये चुनाव हमारे निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। और लोकतंत्र की आधारशिला चुनाव जो है, इसके लिए ये आवश्यक है कि जो चुनाव हो वह निष्पक्ष हो एवं स्वतंत्र हो, यानी कि निर्वाचन आयोग बिना किसी पक्षपात के चुनाव को संपादित कराए। इसलिए निर्वाचन आयोग को, यानी कि संविधान निर्माताओं ने भाग 15 में अलग से संवैधानिक दर्जा दिया, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है निर्वाचन आयोग, ऐसे नहीं है, संवैधानिक दर्जा दिया गया है ताकि लोकतंत्र की रक्षा की जा सके। तो पहला क्वेश्चन आपका ये बना कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव भारतीय संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, आधारभूत ढांचा है, अर्थात मूलभूत ढांचा है। पिछली बार बिहार जे में ये क्वेश्चन बना भी था, इस बार तो नहीं बना, पिछली बार बना था। वह केस है श्रीमती इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजारानी। लिखिए भाई, क्वेश्चन मैं लिख दिया, तब केस लिखवा लिखिए।
भारतीय संविधान की उद्देशिका में भूमिका में समय लगता निर्वाचन आयोग। भारतीय संविधान की उद्देशिका में भारत को एक लोकतंत्रात्मक राज्य घोषित किया गया है। भारत को एक लोकतंत्रात्मक राज्य घोषित किया गया है। लोकतंत्र में, इसी लाइन में लिखिएगा, लोकतंत्र में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, लोकतंत्र में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जनता के लिए जनता पर शासन करते हैं। जनता के लिए जनता पर शासन करते हैं। अतः यह आवश्यक है कि निर्वाचन स्वतंत्र एवं निष्पक्ष हो। अतः यह आवश्यक है कि निर्वाचन स्वतंत्र एवं निष्पक्ष हो। इसके लिए भारत के संविधान में निर्वाचन आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। केस पहले समझा दिया जाए तब आपका दो एंगल से केस महत्वपूर्ण है। श्रीमती इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस रामनारायण, ये केस आपका 1975 का है, यानी कि आपातकाल के समय का ही, और आपका दो एंगल से ये महत्वपूर्ण है। और देखिए आपका एक और अनुच्छेद इससे जुड़ेगा 329 ए। ध्यान से देखिए इस केस में क्या हुआ था भाई। इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ी थी, रायबरेली से चुनाव लड़ी थी और जीती थी। तत्पश्चात जो रामनारायण थे वो हारे थे। उन्होंने इंदिरा गांधी के चुनाव को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया कि इंदिरा गांधी ने चुनाव तो जीता है लेकिन धांधली करके, यानी कि ये जो चुनाव है ये निष्पक्ष और स्वतंत्र नहीं है। अतः इनके निर्वाचन को कैंसिल किया जाए, रद्द किया जाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनवाई किया। सुनवाई के पश्चात ये पाया कि इंदिरा गांधी अवैध रूप से जीती हैं, अतः इनके चुनाव को रद्द कर दिया। जिस दिन चुनाव को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रद्द किया उस समय इंदिरा गांधी पीएम थे, अर्थात प्रधानमंत्री थे, और उनको ये बात बर्दाश्त नहीं हुई, यानी कि उनको ये बात बर्दाश्त नहीं हुई कि हाई कोर्ट कौन होता है पीएम के चुनाव को रद्द करने वाला। तत्पश्चात कहानी भाई समझिए, उसके बाद लिखवाया जाएगा। तत्पश्चात इंदिरा गांधी ने ये किया कि रातों रात स्वयं एक कागज पर लिखा और लिख कर ले जाकर भारत के राष्ट्रपति के समक्ष उसी रात, दूसरे दिन नहीं, उसी दिन प्रस्तुत किया। और भारत के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद।
और उनसे कहा राष्ट्रपति से कि इस पर साइन करिए, और तीसरा देश में आपातकाल लगाइए, वो भी आंतरिक अशांति के आधार पर। तो दूसरा आपातकाल चल रहा था, तब तक तीसरा आपातकाल लग गया आंतरिक अशांति के आधार पर। तो यहाँ भी क्वेश्चन बनता है, आज्ञाकारी राष्ट्रपति किसे माना जाता है? तो फखरुद्दीन अली अहमद को माना जाता है। काफी इस बात की आलोचना हुई बाद में, और बेचारे का हार्ट अटैक हो गया, और राष्ट्रपति क्या किए बाद में ऊपर पहुंच गए, यानी सदमा लग गया भाई, इतना बड़ा काम। उसके बाद अत्याचार की बाढ़ आ गई, और आपका कह सकते हैं कि बहुत अत्याचार प्रशासनिक अधिकारियों ने जनता पर किया, और किसी भी संविधान में संशोधन भी किया गया, और एक अनुच्छेद जोड़ा गया। मुख्य रूप से ये मैं लिखा भी हूँ 329A, और इंदिरा गांधी ने ये इसमें जोड़ा कि प्रधानमंत्री का चुनाव वैध था, वैध है और वैध रहेगा, और प्रधानमंत्री के इलेक्शन को किसी न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता। और अलग बाद में इस अनुच्छेद को रिपील कर दिया गया, यानी कि संशोधन करके पुनः जांच किया गया। जब इंदिरा गांधी आपका हार गई इलाहाबाद हाई कोर्ट से, तो सुप्रीम कोर्ट में अपील की, और सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी के फेवर में निर्णय दिया। और 2-3 बातें यहाँ महत्वपूर्ण है। पहली बात जो महत्वपूर्ण है कि पूछा जाता है कि मूलभूत ढांचे का परीक्षण सर्वप्रथम किस केस में किया गया। परीक्षण का मतलब ही आया कि क्या ये प्रावधान संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन करता है कि नहीं। तो परीक्षण करने का मौका सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट को इसी केस में मिला, और उच्चतम न्यायालय ने ये स्पष्ट बता दिया कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव ये संविधान का मूलभूत ढांचा है। अतः संसद संविधान में संशोधन करके भी इसको परिवर्तित या चेंज नहीं कर सकती। और पिछली बार बिहार जे में ये क्वेश्चन आ चुका है कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका नहीं, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संविधान का आधारभूत ढांचा है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तो श्रीमती इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राज इंदिरा। इसको लिखिए भाई, इतना लिखवाना है, लिखवाना तो 3 ही लाइन है, तो महत्वपूर्ण है, इतना ऊपर चौड़ा किया जाता है। लिखिए, श्रीमती इंदिरा नेहरू गांधी, श्रीमती इंदिरा नेहरू गांधी, हल्का सा स्पीड बढ़ाइए। श्रीमती इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण, ये आया 1975 सुप्रीम कोर्ट, ये आया 1975 सुप्रीम कोर्ट के बाद में यह निर्णय दिया गया कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संविधान का मूलभूत ढांचा है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संविधान का मूलभूत ढांचा है। अतः संविधान संशोधन करके भी, अतः संविधान संशोधन करके भी इसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अतः संविधान संशोधन करके भी इसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता। एक लाइन और इसमें लिखिए, इस वाद में सर्वप्रथम, हो सकता है नया क्वेश्चन बन जाए,
इस वाद में सर्वप्रथम मूलभूत ढांचे का परीक्षण किया गया। केशवानंद भारती के बाद यही केस आया। मूलभूत ढांचे का परीक्षण किया गया। इस वाद में सर्वप्रथम मूलभूत ढांचे का परीक्षण किया गया। आइए आगे देखा जाए। इसके बाद आपका सामान्य बातों में समय लगता है भाई, देखिए सामान्य बातें अब। इसके बाद आपका 4 बिंदुओं पर एक साथ अटैक करना है। पहला है आपका मत देने का अधिकार। मत देने का अधिकार कैसा अधिकार है? फिर आपका देता है कि नोटा का अधिकार, यानी कि आपका इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव, उपर्युक्त में से कोई हमें पसंद नहीं है, ये कैसा अधिकार है? फिर आपका पूछा जाता है प्रत्याशी के पूर्व चरित्र को जानने का अधिकार कैसा अधिकार है? फिर आपका जानना है मतदाता सूची में एंट्री कराना, यानी कि इसका वोटर लिस्ट में, यानी कि मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का अधिकार कैसा अधिकार है? आपका ये पूछा जाता है मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का अधिकार कैसा अधिकार है? और इसके बाद सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन कैसा अधिकार है? 5 बिंदुओं पर पहले अटैक करना है। और ये आपका यूपी में भी आया था, काफी हाई कोर्ट में मामला चला गया था और हाई कोर्ट तक, माने हाई कोर्ट में इसमें से कई क्वेश्चन हाई कोर्ट द्वारा निर्धारित किए गए हैं और हमेशा ये सब क्वेश्चन उलझाऊ रहते हैं। तो पहले मत देने का अधिकार, यानी कि राइट टू वोट जो है, मत देने का अधिकार, लिखे बैठक लिखते रहे, पढ़ लिखे तो मत देने का अधिकार लिखे, मत देने का अधिकार यानी कि राइट टू वोट। मत देने का अधिकार एक अधिनियमित, इंग्लिश में स्टैट्यूटरी कहा जाता है, एक अधिनियमित या कानूनी या विधिक अधिकार या विधिक अधिकार है। इसे जनप्रतिनिधि अधिनियम, इसे जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 में समाहित किया गया। इसे जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 में समाहित किया गया है। में समाहित किया गया है, यानी कि पहला ऑप्शन देखिए आपका लीगल तौर पर अगर हम देखें कि राइट टू वोट यानी कि मत देने का अधिकार चुनाव में कैसा अधिकार है, तो न तो मूल अधिकार है न संवैधानिक अधिकार है, बल्कि स्टैट्यूटरी राइट है। स्टैट्यूटरी वास्तव में अगर सही शब्द देखा जाए कानूनी भाषा में तो स्टैट्यूटरी कहा जाता है, अधिनियमित अधिकार। तो अलग बात है विधिक अधिकार, कानूनी अधिकार सब माना जा रहा है आयोग द्वारा, लेकिन लीगल भाषा में मैं बता दूं कैसा अधिकार है, स्टैट्यूटरी यानी कि अधिनियमित, यानी कि संसद ने जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 एक कानून बनाया है और उस कानून द्वारा हमें ये अधिकार क्या किया गया है, प्रदान किया गया है। ये आपका पहला नियम बताया गया, मैंने पहला आपका
कि कौन सा अधिकार है। केस लिखिए भाई, सपोर्ट कराइए केस से। होती है थोड़े इंतजाम, एक लाइन रट्टा मारती है। लिखिए, अनुकूल चंद्र प्रधान बनाम भारत संघ। अनुकूल चंद्र प्रधान बनाम, हाँ अनुकूल है, अनुकूल चंद्र प्रधान, अनुकूल चंद्र प्रधान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। AIR 1997 सुप्रीम कोर्ट, AIR 1997 सुप्रीम कोर्ट। इसी केस में कहा गया भाई कि जो मतदान का अधिकार है एक ऐसा अधिकार है, अधिनियमित है, ये आपका स्पष्ट बताया गया। याद रखिए, ये ऊपर लिखवाया गया, बार बार ना रिपीट किया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अधिनियमित अधिकार है तो इस अधिकार पर अधिनियम में ही यानी कि कानून बनाकर रोक भी लगाई जा सकती है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आपके चुनाव लड़ने, देखिए चुनाव लड़ने का अधिकार है, चुनाव लड़ने के अधिकार पर आपका प्रतिबंध युक्त लगाया जा सकता है। और ये जो केस आया जावेद वर्सेस हरियाणा राज्य, लिखिए दूसरा केस, जावेद वर्सेस जावेद बनाम हरियाणा राज्य, AIR 2003 सुप्रीम कोर्ट। जावेद बनाम हरियाणा राज्य, AIR 2003 सुप्रीम कोर्ट। देखिए इस केस में हुआ क्या था, हरियाणा राज्य ने एक कानून बनाया कि जिनके 2 से अधिक बच्चे रहेंगे उनको चुनाव नहीं लड़ने दिया जाए, मैंने रोक लगा दिया कानून बनाकर। सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा और मैंने जो याचिका कह रहा था कि चुनाव लड़ना हमारा मूल अधिकार है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मानने से इनकार किया और कहा कि चुनाव लड़ना एक अधिनियमित अधिकार है। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत प्राप्त है, अतः कानून बनाकर आप पर रोक लगाई जा सकती है, यानी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, लेकिन वह प्रतिबंध रिजनेबल हो, मनमाना न हो, यानी कि युक्त हो, मनमाना न हो। और सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को वैध माना। तत्पश्चात उत्तराखंड से लेकर कुछ राज्य ऐसा कानून बना चुके हैं। अगला देखिए भाई, आपका नोटा का अधिकार कैसा अधिकार है। देखिए आपका नोटा का अधिकार कैसा अधिकार है, अब इस पर आना है। नोटा का मतलब होता है नन ऑफ द एबव, यानी कि अगर कई प्रत्याशी चुनाव में खड़े हैं और आप किसी प्रत्याशी को पसंद नहीं करते तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई कि हमें ऑप्शन मिलना चाहिए कि हम ये कह सकें कि इनमें से कोई नहीं, यानी कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। नोटा मतलब होता है नन ऑफ द एबव, यानी कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये याचिका दायर हुई और सुप्रीम कोर्ट ने इसे माना, और जब मान लिया तो अब ईवीएम में हर एक जगह एक रहता है नोटा, यानी कि नोटा दबाइए। तो नोटा का मतलब समझ लीजिए भाई, कितने वोट नोटा पर पड़े ये गिनती होती है, लेकिन किसी के पक्ष में ये गिनती नहीं होती। बस ये केवल गिनती है कि इतने लोगों ने किसी भी प्रत्याशी को पसंद नहीं किया और इससे जीत हार पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। कई लोग दिमाग में लगाते हैं 90% नोटा पर चला गया आपका, यानी कि 90% नोटा कह सकते हैं कि वोट पड़ा, 10% असली वोट पड़ा, तो क्या चुनाव अवैध होगा? अवैध नहीं होगा। आपका भारत में ऐसा कोई नियम नहीं। कुछ विदेश में है कि 50% से अधिक अगर नोटा का वोट पड़ता है
तो चुनाव फिर से कराया जाएगा, लेकिन भारत में नहीं। भले भारत में 90% 92% नोटा वोट पड़े हों, 10-5% ही असली लोग वोट पड़े हों, उसका कोई असर प्रत्याशियों पे सेहत पर पड़ेगा कि नहीं। अब बिहार में भी नहीं आया कि कितने लोग, मैंने रिकॉर्ड नहीं आया, मीडिया में भी ज़्यादा नहीं आया कि कितने लोग नोटा पर वोट दिए। नोटा पर वोट आपका ज़्यादा पॉपुलर हुआ एमपी में ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। एमपी में ज़्यादातर लोग नोटा दबाए थे, मैंने बटन नोटा वाला, और भाजपा की सरकार चली गई तो छल बल कर और हर एक उपाय करके भाजपा ने क्या की, पुनः सत्ता पाली। देख रहे हैं, छल बल कर तमाम उपाय करके पाली ली। यानी कि सत्ता का मोह ऐसा होता है कि कोई किसी का सगा नहीं होता, बाप भी बेटे का सगा नहीं होता और न बेटा बाप का, ये भी मैं बता दूं। तो ये आपका नोटा का अधिकार कैसा अधिकार है, उच्चतम न्यायालय ने इसे अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत, यानी कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत इसे फंडामेंटल राइट माना है। लिखिए, नोटा का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत एक मूल अधिकार है। नोटा का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत एक मूल अधिकार है। आइए लिखिए, आगे देखिए भाई, प्रत्याशियों के पूर्व, ये डिटेल में आपका चलेगा 19(1)(a), यहाँ शॉर्टकट में पूरा कर रहा हूँ। प्रत्याशियों के पूर्व चरित्र को जानने का अधिकार, यानी कि जो प्रत्याशी आपका चुनाव में खड़ा हुआ है, आपका उसका पूर्व चरित्र जानने का अधिकार, ये भी एक मूल अधिकार है और अनुच्छेद 19(1)(a) में समाहित है। सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है, इसको समझ लीजिए तब लिखवाया जाएगा, कैसा लिखवाना है। फिर एक बार देखिए, यानी कि प्रत्याशी का पूर्व चरित्र का मतलब कितनी संपत्ति है उसके पास, कितना उधार लिया है पैसा बैंकों इत्यादि से, ये कितना अपराध किया, इन अपराधों में बाइज्जत बरी हुआ, कितने मुकदमे लंबित हैं, कितनों में सजा पाया, और इसके बाद आपका कितने में सजा पाया, उसका अगर विवाहित है तो पति पत्नी का नाम, और कह सकते हैं कि पति पत्नी का ही नाम नहीं बल्कि जो उन पर आश्रित है उनकी संपत्ति कितनी है, इसका क्या करे, मैंने उल्लेख करें। इस समय उल्लेख किया जा रहा है। आप लोग देखते होंगे कि जैसे कोई पर्चा भरता है इंटरनेट पर, आप देखते हैं कि पूरा उसका चरित्र क्या होता है, आ जाता है। कैसे आता है, ऐसे नहीं, कौन चरित्र बताना चाहता है। तो सुप्रीम कोर्ट रगड़ दिया, भाई बताना पड़ेगा चरित्र आपको, तभी तो जनता अपने वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की, स्पीच एंड एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता का अच्छे से प्रयोग कर सकेगी कि कितना मर्डर किया, कितना अपहरण किया, कितना चोरी किया, तभी तो अच्छे से कर सकेगी। अब एक बचे, मोदी जी कभी भी अपनी पत्नी का नाम का उल्लेख नहीं करते थे। तो सुप्रीम कोर्ट का 2014 के पहले फैसला आया कि जब पर्चा भरी है और विवाहित है तो पति या पत्नी का नाम देना आवश्यक होगा, नहीं तो पर्चा भी क्या हो सकता है। तो 2014 के चुनाव में धीरे से अपनी पत्नी का क्या भरे, नाम, और नाम भरे तो तब मीडिया वाले खोज ही लिए, खोजी कुत्ता होते हैं, मीडिया वाला खोज के 1 माह तक चलाए, उनकी पत्नी के बारे में और कोई समाचार नहीं था। तो 1 माह तक उनके बारे में चला और तब जाके अभी आपका बनारस से चुनाव जीते हैं, यहाँ भी चुनौती दी गई थी भाई, ये पत्नी का नाम तो अब देने लगे डर के कारण, क्योंकि पर्चा खारिज हो जाता। अब यहाँ पत्नी की कितनी प्रॉपर्टी है ये नहीं लिखे। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनाव के बाद याचिका दायर की गई थी, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दिया था।
यानी कि इसका मतलब ये होगा कि प्रत्याशी के पूर्व चरित्र को जानने का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(a) में एक मूल अधिकार। इसका मतलब ये हुआ, लिखिए भाई, प्रत्याशी के पूर्व चरित्र को जानने का अधिकार, तो उसका इतिहास, प्रत्याशी के पूर्व चरित्र को जानने का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(a) में एक मूल अधिकार है। एक मूल अधिकार है। अगला लिखिए, मतदाता के रूप में, अगला नियम लिखिए, अगला पॉइंट है, सामान्य नियम ही जाता है चुनाव में। मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का अधिकार, वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराना। मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का अधिकार अनुच्छेद 326 के तहत, अनुच्छेद 326, अनुच्छेद 326, अनुच्छेद 326 के तहत एक संवैधानिक अधिकार है। मूल और नियमित न मार दीजिएगा, ऐसा अधिकार है, एक संवैधानिक अधिकार है। अनुच्छेद 326 के तहत एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, संवैधानिक अधिकार। संवैधानिक अधिकार का मतलब जो अधिकार हमें कहाँ से मिला है, कॉन्स्टिट्यूशन से, या 3 लोग बैठे भैया की आगे बैठिए, आगे पीछे भेजिए अपने सामने, एकदम आगे बैठिए, इधर आइए, एक लोग इधर। ये लिखिए, इसको हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में ये पूछ सकता है। अनुच्छेद 326 जब बताया जाएगा तो उसमें आपका 2 एंगल से और क्वेश्चन बनता है। पहला एंगल बनता है कि जो 21 वर्ष थी मतदाता के रूप में रजिस्टर्ड होने की, उसे आपका 18 वर्ष दिया गया। और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अधिकार किस अनुच्छेद में समाहित है, तो 306 एंगल बताया जाएगा, बेरख ऐसे नहीं। इसके बाद आपका अंतिम आया राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। क्योंकि सूचना का अधिकार मूल अधिकार भी है, अब कानून भी बन गया है, तो मूल अधिकार और अधिनियमित अधिकार दोनों हो गया। देखिए ये अलग से लिखवाया जा रहा है, देखिए राइट टू इंफॉर्मेशन, आयोग भी इसमें भ्रम में आ गया था, हाई कोर्ट ने दोनों माना। देखिए सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार मूल अधिकार तथा अधिनियमित अधिकार दोनों है। सूचना का अधिकार मूल अधिकार तथा अधिनियमित अधिकार दोनों है। अगर एक चुनना हुआ तो मूल अधिकार चुनिएगा, लेकिन दोनों आए तो दोनों, मूल अधिकार और अधिनियमित अधिकार दोनों है। इंग्लिश में कहा जाता है। इसके बाद आ गया ये 5 बातें, ये निकल गई। अब अगला देखा जाए, आपका कर सकते हैं कुछ सामान्य बातें अभी आपका बची हैं। पहला आपका लिखते के लिए केवल, प्रथम भारत स्वतंत्र भारत का प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन था, तो सुकुमार सेन। लिखिए स्वतंत्र भारत के या स्वतंत्र भारत में लिखेगा, स्वतंत्र भारत में प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त, प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे।
ये क्वेश्चन आ सकता है। सुकुमार सेन। दूसरा लिखे मतदाताओं को पहचान पत्र यानी वोटर आईडी। अगला एरो बनाकर लिखते रहे। मतदाताओं को पहचान पत्र यानी कि वोटर आईडी कहा जाता है। मतदाताओं को पहचान पत्र देने का प्रावधान, ये रट्टा मारना है सब भाई, बता दिया जाए और कोई बात नहीं। एक लाइन क्या मारना है फ्री के लिए, रट्टा। देने का प्रावधान 1975 में किया गया, 1975 1975 में किया गया। अगला लिखिए भारत में ईवीएम की शुरुआत, भारत में ईवीएम वही मशीन से मतदान कराने, ईवीएम की शुरुआत 1989 ईस्वी में की गई, 1989 1989 ईस्वी में की गई, 1989। अगला लिखे भारत में प्रथम चुनाव, स्वतंत्र भारत में लिखेगा, स्वतंत्र भारत में प्रथम चुनाव 1952 में हुए, 1952 स्वतंत्र भारत में प्रथम चुनाव, स्वतंत्र भारत अंग्रेजों के समय नहीं, स्वतंत्र भारत में प्रथम चुनाव कब हुआ लोकसभा का, तो 1952। ये भी कई बार पूछा गया है, 1952 में हुआ। इसके बाद आपका कुछ समिति पूछा जाता है। देखिए समितियां, निर्वाचन पर समितियां कौन कौन सी बनी, ये समिति पूछ सकता है। एक लिखिए भाई, पहला लिखिए इंद्रजीत समिति, इंद्रजीत समिति। जो ये इंद्रजीत समिति बनी थी, ये समिति आपका चुनाव खर्चों पर बनी थी। लिखिए चुनाव खर्चों पर, चुनाव खर्चों पर बनी थी। इसके बाद जो ज्यादा पूछा जाता है बोहरा समिति, बोहरा समिति, बोहरा समिति, बोहरा समिति जो बनी थी, ये ज्यादा चांस रहता है राजनीति के अपराधीकरण पर, राजनीति के अपराधीकरण पर। देखिए राजनीति बिना अपराध मैंने बहुत कम ही लोग आपका अच्छे लोग चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं। अगर ज्यादा आप लोग देखें तो जो बाहुबली हैं, फिल्म वाला बाहुबली नहीं, यानी कि जो धन मन तन और हथियारों से लैस हैं, वही लोग चुनाव लड़ते भी हैं और जनता उनको क्या करती है, जिताती भी। बस क्यों जीत जाते हैं, उसका कारण एक है कि जाति, धर्म, संप्रदाय और गुट में लोगों को बांट देते हैं और इस आधार पर एक बुरा आदमी भी क्या करता है, जीत जाता है, वो अलग बात है। तो अब राजनीति के अपराधीकरण पर कौन सी समिति बनी थी, बोहरा समिति। ये ज्यादा पूछा जाता है, अंडरलाइन करिए, एक चांस रहता है ज्यादा। इसके बाद आइए आपका तारकुंडे समिति, तारकुंडे, तारकुंडे समिति। जो ये तारकुंडे समिति है, लिखिए तारकुंडे समिति निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग बहुसदस्यीय हो,
निर्वाचन आयोग बहुसदस्यीय हो, इस पर बनी थी। निर्वाचन आयोग बहुसदस्यीय हो, इस पर बनी थी। तो पूछ सकता है कि वर्तमान में निर्वाचन आयोग एक सदस्य है कि बहुसदस्यीय? बहुसदस्यीय है और आपका 3 लोग, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त बताया जाएगा। अगला लिखिए भाई, दिनेश गोस्वामी समिति। दिनेश गोस्वामी समिति लिखिए, यह समिति भी निर्वाचन आयोग के बहुसदस्यीय होने से संबंधित थी। निर्वाचन आयोग के बहुसदस्यीय होने से संबंधित थी। इसके बाद आइए आपका अनुच्छेद वाइज शुरू किया जाए, तब आपका क्वेश्चन कहाँ से अटैक और करता है तब आपका मैंने पढ़ा जाएगा। लेकिन एक लाइन और अलग से लिख लीजिए, तब भाई अनुच्छेद शुरू किया जाए। वो अलग से लिखिए तो, भारत का निर्वाचन आयोग कौन कौन सा चुनाव कराता है? 1-2 बार ऐसा क्वेश्चन भी बना है, कई बार बना है कि कौन चुनाव नहीं कराता और कौन कराता। ये जरूर लिख लीजिए शुरुआती दौर में। लिखिए, भारत का निर्वाचन आयोग निम्नलिखित चुनाव कराता है। अब इसी में आपका क्वेश्चन अच्छा बनता है। तो पहला चुनाव भारत के राष्ट्रपति का, तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? भारत का निर्वाचन आयोग। बार बार नहीं लिखना है, बस शॉर्टकट में लिखना है राष्ट्रपति, क्योंकि ऊपर तो हेडिंग में लिखवाया है कि कौन कौन चुनाव निर्वाचन आयोग कराता है। इसमें नीचे अब नहीं लिखना है बार बार। पहला हो गया किस कौन सा? राष्ट्रपति का। दूसरा लिखिए उपराष्ट्रपति का चुनाव भी कराता है निर्वाचन आयोग। तीसरा आपका लोकसभा का चुनाव भी कौन कराता है? भारत का निर्वाचन आयोग। चौथा राज्यसभा। पांचवा विधानसभा और छठवां विधान परिषद। देखिए कैसे क्वेश्चन बनता है भाई। ये जो नगर पालिका या नगर पंचायत या ग्राम प्रधान इत्यादि का जो चुनाव होता है, ये भारत का निर्वाचन आयोग नहीं कराता। तो कौन कराता है? तो राज्य का निर्वाचन आयोग। अब ये नहीं देखिए, अब कैसे पूछेगा, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करवाता है? तो कोई आयोग नहीं कराता, लोकसभा अपने खुद ही चुन लेती है। कौन चुनती है? तो सतर्क रहना है। सभी चुनाव भारत के निर्वाचन आयोग नहीं कराता, केवल 6 चुनाव कराता है और 6 स्पष्ट रूप से हमने क्या किया है? लिखवा। अब ग्राम प्रधान और पंचायत का चुनाव ये सब भारत का निर्वाचन आयोग नहीं, कौन कराता है? राज्य का निर्वाचन आयोग। आज का क्वेश्चन, इसमें शक नहीं भाई। और आगे हम बताएंगे। देखिए, ये सामान्य बातें आपका बताई, मैंने जो सामान्य बातें थी अब तक। देखिए, सामान्य बातों में समय लगा, अनुच्छेद में ज्यादा समय नहीं लगता। आपका सामान्य बातों से ही ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। अगला ये अनुच्छेद वाइज चला जाए और अनुच्छेद पहला है। अब समझिए तब लिखवा जाएगा, इसमें समझाना पड़ेगा। पहला जो अनुच्छेद आपका है 324। देखिए भाई, बेयर एक्ट की भाषा, अनुच्छेद 324 में बेयर एक्ट की भाषा देखिए, तब उसमें कुछ क्लू निकाला जाएगा।
देखिए, निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होने का मतलब ये हुआ कि उसमें वेटेड है। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि निर्वाचनों का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित होगा। ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? 4 ऑप्शन देगा तो कौन सा अनुच्छेद मारेंगे? 304। कौन सा? 324। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन में 324 ऐसे। देखिए, पहला खंड क्या कहता है? इस संविधान के अधीन संसद, तो तुरंत बताते रहिए भाई एक बार। संसद की परिभाषा अनुच्छेद 79 में दी गई है। और संसद में कौन शामिल है? लोकसभा और राज्यसभा, 2 सदन है। तो संसद में के कितने सदन है? 2, लोकसभा राज्यसभा। और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल, तो प्रत्येक राज्य के विधानमंडल यानी कि जहाँ जहाँ विधान परिषदें हैं वह भी विधानमंडल में क्या होंगी? शामिल। यानी कि विधानमंडल का मतलब क्या? राज्य का विधानसभा और विधान परिषद और राज्यपाल भी है वाला। यानी कि सभी, देखिए फिर एक बार वाक्य देखिए, इस संविधान के अधीन संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने का, यानी कि वोटर लिस्ट क्या करने का? तैयार कराने का। और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण करना, निदेशन और नियंत्रण एक आयोग में निहित होगा, जिसे इस संविधान में निर्वाचन आयोग कहा जाए। तो पहला क्वेश्चन मैं लिखवा ही चुका हूँ कि निर्वाचन आयोग वोटर लिस्ट भी तैयार करता है और इनके चुनाव को कराता भी है। इनके चुनाव पर सुपरविजन भी रखता है, कंट्रोल भी रखता है। तो किनके चुनाव पर? तो आपका बेरट बताता है संसद के जो सदन है, राज्य विधानमंडल के सदन है और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। तो संसद मतलब कि लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानमंडल मतलब विधानसभा और विधान परिषद। 6 मैं लिखवा चुका हूँ। अगला देखिए आपका खंड 2, निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उतने अन्य निर्वाचन आयुक्तों से यदि कोई हो जितने राष्ट्रपति समय समय पर नियम करें, मिलकर बनेगा। तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति संसद द्वारा इस निमित्त बनाई गई विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति द्वारा की जाए। देखिए, आपका सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पॉइंट है, जो निर्वाचन आयोग होगा उसका गठन कैसे होगा? तो एक तो आपका निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे और ये कहा गया है कि संसद चाहे तो कानून बनाकर आपका कह सकते हैं कि अन्य निर्वाचन आयुक्तों के बारे में प्रावधान कर सकती है। जहाँ तक भारत की बात है, अब इतिहास जानना है और इनकी नियुक्ति फिर बता दिया जाए संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन रहते हुए भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। यहाँ आपका थोड़ा बहुत आपका इतिहास समझना है और देखिए इतिहास यहाँ आपका अच्छे से समझना। देखिए, जब टीएन सेशन के पहले आपका निर्वाचन आयोग के बारे में कम लोग जानते थे। टीएन सेशन के पहले जब टीएन सेशन के निर्वाचन आयुक्त बने तो ऐसी दशा में
वह सबसे पहले निर्वाचन आयुक्त का क्या पावर होता है अपना दिखाना शुरू किए और मनमाना फैसला भी लेने शुरू किए और आपका पहली बार इतिहास में पूरा फोर्स लगाकर और ज्यादातर निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव भी करवाए। इसमें कोई शक नहीं है। इसके पहले कोई जानता ही नहीं था कि निर्वाचन आयोग का काम क्या है। बूथ कचहरी हो जाती थी और सरकार से लड़े भी, सरकार से लड़े तो सरकार ने इनका पर्क करने के लिए एक ऑर्डिनेंस जारी किया और ऑर्डिनेंस में ये प्रावधान किया 1989 में ऑर्डिनेंस जारी हुआ कि आयोग बहुसदस्यीय होगा और उसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त। ये ऑर्डिनेंस जारी किया। भाई बाहर बात न करिए, भाई हाँ बोल दीजिए, बाहर बात न करिए, आवाज आ रही है। ये आपका ऑर्डिनेंस यानी कि टीएन सेशन का पर्क करने के लिए 1989 ईस्वी में भारत के राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 123 का सहारा लेते हुए अध्यादेश जारी किया और निर्वाचन आयोग को 3 सदस्य बना दिया। तत्पश्चात ये अध्यादेश संसद में पास नहीं हो पाया, वो अपने आप क्या हो गया, लैप्स हो गया, व्यपगत हो गया, यानी कि अपने आप क्या हुआ, तो सरकार कहाँ मानने वाले थे। फिर आपका जनवरी 1993 में नहीं 1/10/1993 में इसका मतलब ये हुआ कि फिर 2-3 साल बाद 1993 में कह सकते हैं कि कानून बनाया गया और कानून बनाकर आपका आयोग को बहुसदस्यीय बना दिया। यानी कि अभी तक तो एक ही आदमी था निर्वाचन आयुक्त, लेकिन अब कितने हो गए, 3 में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो गया और एक क्या हो गए, अन्य निर्वाचन आयुक्त। निर्वाचन है यानी कि इसको मुख्य निर्वाचन है और इसको केवल क्या कहा जाएगा, निर्वाचन लिखवा जाएगा। इसके बाद टीएन सेशन ने मनमाना करना शुरू किया, यानी कि ये जो 2 लोग नियुक्त हुए थे जिनसे बिना परामर्श थे और ये कहने लगे कि हम ही सब कुछ हैं, हम अध्यक्ष हैं, मुख्य हैं, आपसे क्या मतलब। तो आपका ये मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट और टीएन सेशन मैंने सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और टीएन सेशन वर्ष है यूनियन ऑफ इंडिया का पेश आया 1995 ईस्वी में। भारत के उच्चतम न्यायालय ने फैसला सुनाया और उच्चतम न्यायालय ने ये कहा कि 3 सदस्यीय निर्वाचन आयोग वैध है, वैधता को चुनौती दी गई, वैध है। जो भी फैसला लिया जाए सर्वसम्मत से लिया जाए, सर्वसम्मति न हो तो बहुमत से लिया जाए, यानी कि 2-1 से लिया जाए। देखिए अभी आपका विवाद उत्पन्न हुआ था कुछ दिनों पहले और मीडिया में ये खबर आई कि एक निर्वाचन आयुक्त 2 लोगों से 2 निर्वाचन जो अन्य है उससे असहमत है, उल्टी खबरें आई। तो निर्वाचन आयोग की भी बेइज्जती होती है कि हम लोगों में आपस में क्या उत्पन्न हो गया विवाद, उसको मैंने डैमेज कंट्रोल के लिए 3 लोग सामने आए और 3 लोग एक साथ आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। हम लोगों में कोई मनमुटाव नहीं है और मीडिया में जो ये अफवाह उड़ी है ये बिल्कुल क्या है, निराधार। भाई समाज में क्या दिखाएं, पति पत्नी में मारपीट हो जाती है तो समाज में क्या दिखाते हैं कि मारपीट हुई थी, दिखाते हैं कि कोई भी बात नहीं, आपसे क्या तो वही आपका निर्वाचन। लेकिन ये हुआ कि फैसला जो भी होगा अकेले मुख्य निर्वाचन आयुक्त नहीं लेंगे, आपका बहुमत से होगा, सर्वसम्मत से, तीनों सहमत हो, तीनों नहीं सहमत हो तो क्या हो। यानी कि वर्तमान समय में निर्वाचन आयोग बहुसदस्यीय है, 3 लोग हैं, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 निर्वाचन। अगला देखिए मेरे टीवी इतिहास लिखवा दिया जाएगा
खंड 3 देखिए, जब कोई अन्य निर्वाचन आयुक्त इस प्रकार नियुक्त किया जाता है तब मुख्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। तो इसमें क्या दिक्कत है भाई, अध्यक्ष कौन होगा, जो मुख्य है। चौथा देखिए, लोकसभा के और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के प्रत्येक साधारण निर्वाचन से पहले तथा विधान परिषद वाले प्रत्येक राज्य की विधान परिषद के लिए प्रथम साधारण निर्वाचन से पहले और उसके पश्चात द्विवार्षिक निर्वाचन से पहले राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के पश्चात खंडवन द्वारा निर्वाचन आयोग को सौंपे गए कृत्यों के पालन में आयोग की सहायता के लिए उतने प्रादेशिक आयुक्तों की भी नियुक्त कर सकेगा जितने वह आवश्यक समझे। देखिए, आपका निर्वाचन आयोग दिल्ली में बैठा है, अगर उसे लगता है कि भाई प्रदेशों में प्रादेशिक आयुक्तों की भी जरूरत है तो वह कुछ लोगों का नाम रिकमेंड करके भारत के राष्ट्रपति को भेज सकता है और भारत का राष्ट्रपति उस समय के लिए राज्यों में इसकी नियुक्ति कर सकते हैं प्रादेशिक आयुक्तों। तो प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति राज्यों में होती है। इसके परामर्श पर निर्वाचन आयोग के कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति। ये निर्वाचन आयोग को हेल्प देने के लिए कि निर्वाचन आयोग का काम क्या हो जाए, आसान। अगला देखिए, पांचवा ही महत्वपूर्ण है, यही आपका क्वेश्चन फिर अच्छा बनता है। देखिए, संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए निर्वाचन आयुक्तों और प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्तों की सेवा की शर्तें और पदावधि वह होगी जो राष्ट्रपति नियम बनाकर अवधारित करे। यानी कि अगर संसद ने कानून बनाकर इनकी सेवा शर्तें निर्धारित कर दी है तब तो चलेगा, और नहीं किए तो राष्ट्रपति को पावर है कि क्या बना दें इनकी सेवा शर्तों के लिए नियम। लेकिन जो परंतु का वही महत्वपूर्ण है। देखिए, परंतु मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीत से और उन्हीं आधारों पर ही हटाया जा सकेगा जिस रीत से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है और अन्य जो आपका है उनको कैसे, इसी में अंतर है। देखिए, इसको समझाना पड़ेगा, ये थोड़ा टेक्निकल है, यहीं से गलती होती है। जो ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त है इनको इसके पद से कैसे हटाया जा सकेगा, इसका अलग नियम है। और जो दो ये अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं, यानी कि ये जो दो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनको उनके पद से कैसे हटाया जा सकेगा, यहाँ से क्वेश्चन आईएएस में भी बना है, जीएस में भी और बिहार में भी चांस मैंने बनता है बनने का। सतर्क होकर देखिए, इसको अच्छे से मैं लिखवाऊंगा। मुख्य निर्वाचन को उसी आधार पर और उसी ढंग से, यानी कि उसी रीति से हटाया जा सकता है जिस आधार पर और जिस रीत से इसको हटाया जाता है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को। बहुत बड़ा नियम है। एक बार अगर कोई मुख्य निर्वाचन आयुक्त बन गया तो आपका राष्ट्रपति को पावर नहीं है कि हटा दे, आपका फिर बता दिया जाए अब कैसे हटाया जाएगा, या आपका कठिन नियम है। फिर एक बार देखिए, अब उच्चतम न्यायालय के जज को कैसे हटाया जाता है, सेम प्रक्रिया मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए, पदच्युत करने के लिए अपनानी हो। तो देखिए कैसे, पहले सुप्रीम कोर्ट का जान लीजिए, वही प्रक्रिया कहाँ काम करेगी, मुख्य निर्वाचन। देखिए आपका सुप्रीम कोर्ट बताया गया भाई कैसे हटाया जाता है। फिर एक बार देखिए,
उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को केवल और केवल दो आधारों पर हटाया जा सकता है, आपका सिद्ध या साबित कदाचार या असमर्थ। कितने आधार हैं? केवल दो, साबित कदाचार या असमर्थ। किस रीत से हटाया जाएगा? तो रीत एक बार फिर पुनः 2 मिनट में जानिए क्या प्रक्रिया है। सबसे पहले एक जांच आयोग बनेगा। क्या एक बताया गया था, एक जांच कमेटी बनेगी। ये जांच कमेटी में 3 लोग होंगे। ध्यान समझिए, 3 लोग रहते हैं। एक सुप्रीम कोर्ट का जज रहता है, दूसरा हाई कोर्ट का जज रहता है, और तीसरा एक विख्यात विधिवेत्ता। कितने लोग? 3। एक कमेटी बनाई जाती है लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति द्वारा, और आपका कमेटी ये 3 लोगों से बनती है। आपका ये 3 लोग जांच करेंगे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज की, और अगर ये तीनों लोग ये पाते हैं कि ये जज आपका कदाचार किया है या अभी असमर्थ हो गया है, और लोकसभा अध्यक्ष को या जो भी स्थिति हो राज्यसभा के सभापति को ये अपनी रिपोर्ट देंगे, तो ये माना जाएगा कि कदाचार क्या हो गया है, सब। अब आपका सदन में कार्रवाई चलेगी। इसके बाद लोकसभा में मान लीजिए शुरू हुआ, तो लोकसभा उपस्थित और मत देने वालों का कितने से पास कर दे? 2/3। फिर राज्यसभा भी कितने से पास कर दे? 2/3। और फिर राष्ट्रपति क्या दे दें? आदेश दे दें। तो जिस दिन राष्ट्रपति आदेश देंगे, यानी इस प्रस्ताव जो पास हुआ है इस पर क्या कर देंगे? साइन। उस तारीख से उस न्यायाधीश का पद क्या हो जाएगा? तो जो ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, सेम इसी प्रक्रिया और इसी ढंग से क्या किया जा सकता है? हटाया जा सकता है। ये मैं चूंकि शॉर्टकट में बताया, तो एक बार डिटेल में मैं बता चुका हूँ। अब ये आया कि ये जो 2 अन्य पिछलग्गू है, पिछलग्गू तो नहीं कर सकते तो भाई इनको भी समान सुप्रीम कोर्ट ने हक दिया है कि जो 2 आपका निर्वाचन आयुक्त है इनको कैसे हटाया जाएगा। यही गलती होती है। आसान तरीका है, मुख्य निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा कैसे हटाया जाएगा? बहुत आसान तरीका है। किसके सिफारिश पर? मुख्य निर्वाचन आयुक्त सिफारिश भेजेंगे किसके पास? राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति इन दोनों को क्या करेगा? हटा देगा। नहीं हटा सकता है। क्यों हटा सकता है? क्योंकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह या परामर्श मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं। कई मामला आया था, कई मामले आए ऐसे कि आपका 1-2 मामले ऐसे भी आए कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने लिख कर भेज दिया था और राष्ट्रपति ने उसको क्या कर दिया? मानने से। यानी कि केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त के लिख कर भेज देने से ये जो 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त है नहीं हट जाएंगे, जब तक कि कौन उसकी पुष्टि न कर दे, कौन सहमत न हो जाए भारत का राष्ट्र। तो किसको हटाना कठिन है, किसको आसान है? मुख्य को हटाना काफी कठिन है, और आसान किसको हटाना है? तो आपका